हेलो बैंकर्स, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जेआईबी सीआईबी वाला पर। रात के 8 बज चुके हैं और हम आपके लिए जेआईबी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए शुरुआत कर चुके हैं 45 डेज का वॉर सेशन की। आज 7th क्लास है और इस क्लास में आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आपके जेआईबी पेपर 4 यानी कि आरबीडब्ल्यूएम की, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। आपके एग्जाम का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 4 फरवरी यानी कल से शाम को 5 बजे से शुरू हो चुका है। इससे संबंधित एक जेनरिक सेशन हमने अपने चैनल पर शेड्यूल किया है। उस सेशन को जरूर देखिए और उसके आधार पर उसकी मदद से अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को प्रोसीड करिए। साथ साथ में जिन लोगों ने अभी तक मेंबरशिप नहीं ली है, फटाफट सबसे पहला काम है मेंबरशिप लेना, उसके बाद एग्जाम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को शुरू करना। आप जितने भी दोस्त साथी मित्र समय सेशन में जुड़े हुए हैं सभी का तहे दिल से स्वागत है। और आज की इस क्लास में आप जितने भी दोस्त सेशन का हिस्सा बने हैं, आज हम आपके लिए 45 डेज का वॉर की 7th क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। ये क्लास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कस्टमर सेगमेंटेशन से जुड़ी हुई है। मॉड्यूल बी का ये पहला यूनिट है और पहला कॉन्सेप्ट है। कस्टमर सेगमेंटेशन रिटेल बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी इसलिए है क्योंकि इसी के आधार पर कस्टमर्स को प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सर्व की जाती हैं, उन्हें सर्विसेज कैटर की जाती हैं। कस्टमर का सेगमेंटेशन किस आधार पर होता है? वो है इनकम लेवल। साथ साथ में इनकम लेवल के आधार पर कस्टमर सेगमेंटेशन की मदद से हमारे रिटेल बैंक्स ये समझ पाते हैं कि किस कस्टमर को कौन से प्रोडक्ट एंड कौन सी सर्विसेज को ऑफर करना है। इन सारी बातों को आज की इस क्लास में जानेंगे। साथ साथ में कुछ और भी कॉन्सेप्ट यानी कि केवाईसी पर भी अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले जान लेते हैं कि भाई रिटेल बैंकिंग की जब बात करते हैं, रिटेल बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं, तो जो भी हमारे रिटेल बैंक्स हैं वो कितने प्रकार के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर करते हैं। रिटेल बैंकिंग के अंतर्गत जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं उन्हें हम 3 तरीके से बेसिकली कैटेगराइज करते हैं और वो है मल्टीपल, अगर बात करें वो है आपके रिटेल असेट प्रोडक्ट, रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स और अदर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब रिटेल बैंकिंग के अंतर्गत जो रिटेल बैंकिंग सेक्टर है उसे हम किन 3 बेसिक एलिमेंट के तौर पर कैटेगराइज करते हैं वो आपके सामने यहां पर गिवन है। और बहुत ही बेसिक सी बात है कि भाई हमारे रिटेल बैंकिंग जो कस्टमर्स हैं वो मल्टीपल ग्रुप्स में बटे हुए हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स उनको ऑफर किए जाते हैं उनके इनकम लेवल के आधार पर, और साथ साथ में इन मल्टीपल प्रोडक्ट्स को सर्व करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट डिलीवरी चैनल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो 2 बातें हमने यहां पर कर दी। पहले तो रिटेल बैंकिंग के अंतर्गत जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आती हैं उन्हें 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स, रिटेल असेट प्रोडक्ट्स एंड अदर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। लाइबिलिटी के अंतर्गत कासा राफा जैसे प्रोडक्ट्स आते हैं। असेट प्रोडक्ट के अंतर्गत होम लोन्स, ऑटो लोन्स, इस प्रकार की चीजें आती हैं यानी कि लोन्स एंड एडवांसेस। एंड अदर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, आपके नेट बैंकिंग फैसिलिटी, मोबाइल बैंकिंग, इस प्रकार की सर्विसेज आती हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि रिटेल बैंकिंग सेक्टर जो है इसे कैरेक्टराइज किया जाता है 3 बेसिक एलिमेंट के तौर पर, 3 बेसिक एलिमेंट्स में। रिटेल बैंकिंग की जब बात करें तो रिटेल बैंकिंग के अंतर्गत सेवाएं जो हैं वो मल्टीपल ग्रुप्स को सर्व की जा रही हैं और उन मल्टीपल ग्रुप्स को डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट ऑफर किए जा रहे हैं यानी कि मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफर किए जा रहे हैं। और इन मल्टीपल प्रोडक्ट को सर्व करने के लिए डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स यानी कि मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स यहां पर अवेलेबल है। तो ये 2 बातें आपने समझ ली। अब जब हम चर्चा करते हैं कि कस्टमर्स को किस तरह से कैटेगराइज किया जाए और ये कैसे पहचाना जाए कि किन कस्टमर को कौन सी सेवाएं देनी है, इसके लिए एक टर्म का इस्तेमाल किया जाता है कस्टमर सेगमेंटेशन। कस्टमर सेगमेंटेशन इनकम लेवल के आधार पर की जाती है। देखिए ब्रॉडली कस्टमर्स आर सेगमेंटेड बेस्ड ऑन इनकम लेवल्स, इनकम लेवल के आधार पर। दूसरी बड़ी बात, बैंक्स डेवलप एंड मार्केट देयर प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन दिस सेगमेंट, यानी कि आमतौर पर बैंकों के द्वारा अपने प्रोडक्ट्स को डेवलप किया जाता है इसी कस्टमर सेगमेंटेशन के आधार पर, क्योंकि ये इनकम लेवल के आधार पर सेगमेंट किया गया है। इसकी मदद से हम ये पता कर सकते हैं कि कौन से कस्टमर को किस प्रकार की, किस कस्टमर ग्रुप को किस प्रकार की प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इन कस्टमर सेगमेंट्स को टारगेट करते हुए बैंक अपनी बिजनेस को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है। अब इनकम लेवल के आधार पर जब कस्टमर सेगमेंटेशन की बात की जाती है तो उन्हें यहां पर रिटेल बैंकिंग के अंतर्गत 6 कैटेगरीज में बांटा जाता है।
इनकम लेवल की शुरुआत हम बेसिक से करते हैं, यानी कि 2 से 10 लाख, फिर इसी तरह से हम 1 बाय 1 करके आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए आपके सामने इनकम लेवल के बारे में जानकारी दी गई है। अगर हम इनकम लेवल की बात करें तो सबसे पहली जो कैटेगरी है वो 2 से 10 लाख की है। 2 से 10 लाख की है। कितने की है? 2 से 10 लाख। तो 2 से 10 लाख, और इस कैटेगरी को हम मास मार्केट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मास मार्केट के नाम से जानते हैं। दूसरी कैटेगरी है 10 से 50 लाख। इसको हम मास एफ्लुएंट की बात करते हैं। एफ्लुएंट कस्टमर का मतलब होता है उस भीड़ में से खास कस्टमर कौन से हैं। फिर 50 से 400 लाख यानी कि 400 लाख यानी कि सुपर एफ्लुएंट। ये कौन से कस्टमर से? सुपर एफ्लुएंट। तो 10 से 50 मास एफ्लुएंट, 50 से 400, 50 से 400 ये आपके सुपर एफ्लुएंट है। फिर 1 बाय 1 करके हम इसे आगे बढ़ाएंगे तो 400 से 4000 लाख ये आपके H&W आते हैं। H&W यानी कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। 4000 से 1,20,000, 4000 से 1,20,000, 1,20,000 और अबव 1,20,000, अबव 1,20,000, अबव 1,20,000। ठीक है। H&W मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की बात की जा रही है। तो होप सो ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। यहां पर ये जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं इनको आपको याद रखना है। अब देखिए इसे आप सरल भाषा में एक सीरीज के तौर पर याद रख सकते हैं। जैसे हमने सबसे बेसिक जो कस्टमर सेगमेंटेशन की बात की वो है 2 से 10 लाख। इसे हम मास मार्केट बोलते हैं। बहुत बड़ी भीड़ इस कैटेगरी के अंतर्गत आती है। 10 से आगे बढ़ेंगे तो 10 से 50 लाख ये मास एफ्लुएंट है, और 50 से 400 लाख ये सुपर एफ्लुएंट है। ठीक है। तो ये 3 ऊपर की कैटेगरी होगी। अब शुरुआत होती है 400 से 4000। याद रखिएगा 400 से 4000 की जब बात करेंगे तो ये H&W कैटेगरी है, हाई नेटवर्थ। 4000 से 1,20,000 ये आपकी सुपर H&W है, और अबव 1,20,000 ये अल्ट्रा H&W के अंतर्गत आती है। इन बातों को हमने 2 बार रिकॉल कर लिया है। होप सो आपको सारी बातें भी क्लियर हो गई होंगी। यहां पर तो कस्टमर सेगमेंटेशन यहां पर पूरा होता है। अगली बात, अब बात करते हैं केवाईसी गाइडलाइंस। केवाईसी गाइडलाइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। केवाईसी गाइडलाइन की बात करें तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जैसे आप पीएमएलए के नाम से जानते हैं, पीएमएलए 2002, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एंड द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स रूल्स 2005। ये 2 चीजें हैं, एक तो पीएमएलए 2002 है और एक पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने से संबंधित एक कानून है, रूल है 2005 का। इसके तहत बैंक जो हैं अपने कस्टमर के आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर को है ना मेंटेन करती हैं, उनके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करती हैं, उनके डेटास को, उनकी इंफॉर्मेशन एक्विजिशन करती हैं, और इसी प्रोसेस को हम यहां पर केवाईसी नो योर कस्टमर डिटेल के तौर पर समझते हैं। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें, कस्टमर्स के ट्रांजैक्शंस और कस्टमर की इंफॉर्मेशन ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। कस्टमर के ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर किया जाता है। ऐसा तो नहीं कि कोई एक कस्टमर है जो बेसिक अकाउंट इस्तेमाल कर रहा है और उसका उस अकाउंट का इस्तेमाल करते हुए ज्यादा हैवी ट्रांजैक्शंस उसके खाते में हो रही। तो इसीलिए केवाईसी बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट माना जाता है रिटेल बैंकिंग के अंतर्गत, या सिंपली बात करें बैंकिंग के अंतर्गत। तो पीएमएलए 2000 और पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स 2005 के अंतर्गत हमारे बैंक्स जो हैं कस्टमर की जो इंफॉर्मेशंस होती हैं उनके ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करते हैं। अब जब भी हम केवाईसी गाइडलाइंस की बात करते हैं तो केवाईसी गाइडलाइन के अंतर्गत कुछ जो की एलिमेंट्स हैं वो क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो हमें बैंक्स जो हैं वो कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी को मेंटेन रखते हैं। रिस्क मैनेजमेंट इनका मेन टारगेट होता है केवाईसी के तहत। कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर सीआईपी फॉलो करते हैं, और साथ साथ में जो ट्रांजैक्शन है उनको मॉनिटर करते हैं। तो केवाईसी पॉलिसी इन 4 बेसिक एलिमेंट्स को इंक्लूड करती है। तो पहला है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन, कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी। दूसरा रिस्क मैनेजमेंट, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस जिसे आप सीआईपी के नाम से जानते हैं। द लास्ट वन इज द मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इन्हें। आगे अब आपके सामने केवाईसी और कस्टमर सेगमेंटेशन के आधार पर कुछ सवाल रखे जा रहे हैं। बेसिक क्वेश्चन जो आपने पढ़े उन्हीं से संबंधित बातें आपसे पूछी जा रही है। पहला, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टमर सेगमेंटेशन इन रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग में आखिर कस्टमर सेगमेंटेशन का क्या रोल है? टू पिच द राइट प्रोडक्ट टू द राइट कस्टमर, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कस्टमर फॉर बैंक। कस्टमर सेगमेंटेशन का ऑब्जेक्टिव कस्टमर को बढ़ाने का नहीं है। टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन, ऐसा भी नहीं है। टू स्टैंडर्डाइज द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर्ड बाय द बैंक। अब देखिए, आप इस ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको थोड़ा बहुत सही लग सकता है कि भाई हम चाहते हैं कि बैंक चाहते हैं कि जो अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं उनको स्टैंडर्डाइज कर दें। स्टैंडर्डाइज करने का मतलब है इनको ये सर्विस ऑफर की जाए, इनको ये प्रोडक्ट ऑफर किया जाए, कुछ इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पर यह भी जरूरी है कि हम सही कस्टमर को सही ऑफर या प्रोडक्ट ऑफर करें। ये कैसे पता करेंगे? ये उनके इनकम लेवल के आधार पर होता है, ये कस्टमर सेगमेंटेशन के आधार पर होता है। तो ऑफरिंग राइट प्रोडक्ट टू राइट कस्टमर, ये ऑप्शन यहां पर सही हो सकता है। ठीक है, आगे दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, और वो केवाईसी से संबंधित है। अभी अभी हमने केवाईसी से संबंधित एक बात की। केवाईसी पॉलिसी ऑफ द बैंक्स इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग की एलिमेंट्स। केवाईसी पॉलिसी की जब चर्चा करते हैं तो उसके अंतर्गत वो कौन से की एलिमेंट हैं जो शामिल होते हैं। तो हमने बात की सबसे पहले कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी। ठीक है, दूसरी बात रिस्क मैनेजमेंट मेन ऑब्जेक्टिव होता है, रिस्क को मिटिगेट करना। भाई बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये रिस्क तो ले रही है मार्केट में लोन फ्लो करके, तो इसे कैसे मिटिगेट करेंगे? अच्छे कस्टमर्स को ऑफर करें हम, तो केवाईसी होना जरूरी है। तो रिस्क मिटिगेशन या रिस्क मैनेजमेंट से बोल सकते हैं। थर्ड वन इज द कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर। हमें कस्टमर को आइडेंटिफाई करना है, उसकी इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करना है, जो भी उसके द्वारा डेटा प्रोवाइड किया जा रहा है उसको ऑथेंटिकेट करना जरूरी है। एंड द लास्ट वन इज द जिसे बोलते हैं कि मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स, जो भी उनके अकाउंट में लेन देन हो रहा है उसे मॉनिटर करना भी जरूरी है। तो ये हमने 4 चीजें पढ़ी थी, और इसके आधार पर देखा जाए तो केवाईसी पॉलिसी के अंतर्गत ये चारों चीजें आनी चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब जैसा कि हमने आप सभी को बता दिया कि भाई 4 फरवरी से शाम को 5 बजे से आपके जेआईबी एग्जाम के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो चुकी है। इस नजरिए से आप सभी साथियों को अपनी रजिस्ट्रेशन को एज सुन एज पॉसिबल कवर करना चाहिए, पूरा करना चाहिए, और साथ साथ में एग्जाम की तैयारी भी शुरू करनी चाहिए। एग्जाम की तैयारी की बात करें तो पिछले रिजल्ट पर आपका ध्यान आना चाहिए, और पिछले रिजल्ट्स की हम बात करें तो हमारे रिजल्ट्स बहुत ही जबरदस्त रहे। हमारे साथ जो भी बैंकर जुड़े उन्होंने, बहुत सारे ऐसे बैंकर जिन्होंने एक बार में सारे पेपर दिए, और ये रिजल्ट बताते हैं। ये हम नहीं, हम बैंकर्स बोलते हैं। तो आपके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है जेआईबी महापैक। जेआईबी महापैक अब जो है आपके लिए यहाँ पर वो 3 कैटेगरीज में आ रहा है, 6 मंथ के सब्सक्रिप्शन में, 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन में, और 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन में। ठीक है, इसकी खासियत यह है कि जेआईबी एग्जाम से संबंधित जितने भी बैच हमारे प्लेटफॉर्म पर रन होंगे, आप इस महापैक के साथ जुड़कर उनको एक्सेस कर पाएंगे। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 6 महीने के लिए, 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 3999 में, और 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन 2799 में, और 2 वर्षों का सब्सक्रिप्शन 5999 का है। तो बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में आपको सारे बैचेस मिल जाएंगे, सारे पेपर आप एक्सेस कर सकते हैं। देखिए, वन स्टॉप सॉल्यूशन के साथ अगर आप 4 सेट ऑफ बुक के साथ कंबाइन अगर आप आगे बढ़े तो चीजें और भी बेहतर हो सकती हैं। जेआईबी एमसीक्यू बैच मई 2025 के लिए आपके लिए यहां पर अवेलेबल है मात्र 1999 में। ऐसे ऑफिसर जेआईबी फाउंडेशन यानी कॉन्सेप्ट और एमसीक्यू बैच आपके लिए 1999 में अवेलेबल है। इसके अलावा जेआईबी फाउंडेशन बैच 2.0 जो कि थ्योरेटिकल एंड कॉन्सेप्ट पर आधारित है, 1999 में अवेलेबल है आपके लिए। अगर आप में से किसी साथी का कोई इंडिविजुअल पेपर रह गया है या 2 पेपर रह गए हैं तो उसके लिए आप हमारे इंडिविजुअल बैचेस के साथ जुड़ सकते हैं, जो कि 799 में उपलब्ध है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं उन बुक्स की जो कि आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। वो बुक है आपकी 4 सेट ऑफ जैब बुक्स, जिसे आप जैब बैंकर्स एज सेट ऑफ 4 बुक्स बोलते हैं। बहुत ही अच्छा कंटेंट है ये, बैंकर्स के रिव्यूज हैं और माइंड मैपिंग टेक्निक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एमसीक्यूज से एकदम जबरदस्त बनी हुई ये बुक है, जो कि मात्र 1224 में उपलब्ध है। आप अगर किसी एक इंडिविजुअल बुक को ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप इसके साथ ये भी सुविधा उपलब्ध है, आप इंडिविजुअल बुक भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो भाई इनके साथ अपने आप को जोड़िए और एग्जाम की तैयारी तूफानी गति से हमारी टीम के साथ शुरू करिए। दिस इज माई टेलीग्राम चैनल jab_cap by भास्कर सर। इसके साथ जुड़कर अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को और अपने डाउट्स को आप हमारे साथ क्लियर कर सकते हैं। तो
तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।